Practicing previous year questions is a key to success in civil service examinations. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से हमें ना सिर्फ अंदाजा होता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि टोन एंड टेनोर क्या है क्वेश्चन का, डिफरेंट सब्जेक्ट में किस एरिना से ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, फॉर्मेटिंग क्या है, करंट ट्रेंड क्या है क्वेश्चन पूछे जाने का, और उसी के हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी भी बना सकते हैं कि किस एरिया से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो दैट आप अपनी स्टडी को भी उस फॉर्मेटिंग के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं टू गेट better accuracy and more number in your examination. Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. I am Manvendra Singh Mangat and welcome to a series of Haryana Civil Services previous year questions on prelims. Today we are going to discuss paper 2024 of prelims, of course, and especially the questions from Indian polity. So let's bring it on. The very first question, total 18 questions were asked, rather quite a heavy weightage on polity aspect. So it is undoubted that polity is an important subject for Haryana Civil Services prelims examination. Now, coming to the very first question, that election to the office of the President of India is held in accordance with the system of proportional representation by means of single non-transferable vote. So here, see, this question is, I believe, simple to moderate. और मॉडरेट भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी के साथ अगर हम इसको करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, अदरवाइज इट्स एन इजी क्वेश्चन टू सॉल्व. सो हियर बाकी सब ठीक है पहली स्टेटमेंट के अंदर कि हाँ प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. नॉन ट्रांसफरेबल नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खूबी ये है कि इलेक्शन सिर्फ एक बार कराया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट मेजॉरिटी वोट से जीतते हैं. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे इलेक्शन नहीं होता है, तो किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए जितने भी टोटल वैलिड वोट्स पोल हुए हैं उसका मोर देन 50% अचीव करना होता है. लेकिन अगर एक बार इलेक्शन कंडक्ट हो गए, वोट्स पोल हो गए, तो इसके बाद अगर फुल मेजॉरिटी किसी कैंडिडेट को नहीं आ रही है तो दोबारा वोट नहीं डल पाएंगे, बल्कि जो वोट ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, और क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट होता है, जब कोई वोटर किसी कैंडिडेट को वोट करने जाता है तो एक नाम के आगे मोहर नहीं लगा के आता, तो कहता है कि पहली प्रेफरेंस सपोज एबीसी पर्सन है, दूसरी प्रेफरेंस XYZ पर्सन. तो सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर ये वोट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. तो हियर इट इज अ ट्रांसफरेबल वोट. नॉन ट्रांसफरेबल होने की वजह से पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो अगर जल्दबाजी में बस वो नॉन नहीं पढ़ा है तब ये स्टेटमेंट आप गलत मार्क करें. देन इट कम्स टू द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP फ्रॉम गोवा. अब यहां पे बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश और गोवा की पॉपुलेशन को कंपेयर करें और मिस्टेक करें. लेकिन याद रखें, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है जिसके आधार पर MPs और MLAs का वोट वैल्यू काउंट किया जाता है, तो जब हम MPs का वोट वैल्यू काउंट करते हैं तो ये नेशनल लेवल पे काउंट किया जाता है. मतलब द फॉर्मूला इज दैट टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLAs divided by total number of elected MPs. तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि MP मध्य प्रदेश से है, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, गोवा से, उत्तर प्रदेश से है, वो लोकसभा से या राज्यसभा से, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि MP का वोट वैल्यू आप नेशनल लेवल पे निकाल रहे हैं, तो स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करेगा. हेंस द वोट वैल्यू ऑफ एन MLA से फ्रॉम उत्तर प्रदेश से गोवा से सिक्किम, सबका वोट वैल्यू बराबर रहेगा. सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. हालांकि यही बात हम MLA के बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि MLA का वोट वैल्यू स्टेट लेवल की पॉपुलेशन पे निकाला जाता है. तो स्टेट लेवल पर MLA के वोट वैल्यू डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट होंगे. मतलब यही स्टेटमेंट अगर मैं कहूं कि वोट वैल्यू ऑफ एन MLA फ्रॉम उत्तर प्रदेश इज हायर देन गोवा, देन इट विल बी ट्रू. बट MP के लिए सेम वोट वैल्यू. Then electors cannot use provision of nota in the election of president. Exactly right. पहली बात तो प्रेसिडेंट इलेक्शन EVM मशीन पे होता नहीं है.
ये होता है बैलेट पेपर के ऊपर, और बैलेट पेपर के ऊपर नोटा का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। Then the provision of anti-defection law are not applicable in presidential election. Correct statement. Why? पहली बात तो ये सीक्रेट बैलेट है, ओपन बैलेट है नहीं, तो सीक्रेट बैलेट में वैसे ही नहीं पता लगता है कि कौन किसको वोट कर रहा है। तो अगर टॉस वोटिंग भी होती है तो बहुत मुश्किल है उसका पता लगाना। और दूसरा, एज अ मैटर ऑफ रूल, प्रेसिडेंट इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी विप इशू नहीं कर सकती है, विप नहीं लगता है। तो अगर विप नहीं लग रहा है तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी अट्रैक्ट नहीं होगा यहां पर। So here, how many statements are correct? So answer is C, 3 and 4 are the correct options. Moving to consider the following statements. The writ mandamus can be issued against both public authorities and private individuals. The whole question is on writ of mandamus, and we have to find how many are the correct statements. So first statement, the writ of mandamus can be issued against both public authority and private individual, which is a wrong statement. I believe you know about the mandamus. Mandamus का literal meaning होता है we command or the command. Here, the court commands any public official, government official, to perform his lawful duty or abstain from doing something in his lawful capacity duty. So याद रखें, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स पर मैंडमस लागू नहीं होगी, ये सिर्फ स्टेट एजेंसी पे होगी। Then mandamus can be issued to enforce a contractual obligation. Now it is a matter of rule. Mere contractual obligation को लागू करवाने के लिए mandamus issue नहीं की जाती है। हाँ, अगर बाई चांस ये है कि contractual obligation comes under the legal lawful duty responsibility of the official, तब maybe. But otherwise ये simple statement that to enforce mere contractual obligation, mandamus will be issued? No, it is not there. Then mandamus cannot be issued against governor of a state. Correct statement. As a matter of rule, president और governor के ऊपर mandamus issue नहीं की जा सकती है। Constitutionally वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में फ्री हैं, कोर्ट दखल नहीं देगा। Then mandamus can be issued against the state to refund the tax collected unlawfully. Now, very important statement that क्योंकि वर्ड यूज किया गया unlawfully, तो अगर किसी टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी ने अनलॉफुली टैक्स कलेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है। तो इस मैटर में मैंडमस इशू की जा सकती है, कोर्ट कह सकता है टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी को, क्योंकि आपने अनलॉफुल मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट किया है तो आपने अपनी लॉफुल ड्यूटी नहीं निभाई है, सो अब आप टैक्स रिफंड कीजिए। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो हियर how many statements are correct? Third and fourth, only 2 statements are correct. Moving to consider the following statements. In order to form a new state in the Indian Union, the Parliament can amend the provisions of Constitution with a simple majority. Now, under Article 3, the Parliament can create new state by law. But according to Article 4, any changes made under Article 2 or 3 will not be called as an amendment under Article 368. तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अमेंड हो रही है तो फिर ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ अमेंड हो जाएगी जैसे ही वो लॉ इनैक्ट होगा। और कौन सी प्रोविजन अमेंड होगी? तो याद रखें, अगर कोई नया स्टेट बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि श्योरली, आपका शेड्यूल 1 अमेंड हो जाएगा। वहां पे स्टेट की लिस्ट है, आपको नई एंट्री डालनी पड़ेगी। और शेड्यूल 4 भी चेंज होगा क्योंकि शेड्यूल 4 के अंदर आपने रखी हुई है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, तो फिर नए स्टेट का नाम लिख के उसकी सीट्स एलोकेट करनी पड़ेंगी। तो शेड्यूल 1 और 4 फॉर श्योर अमेंड होगा, और ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ होगा, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ नहीं होगा। सो हियर पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट। Then, to amend the provision of directive principle of state policy, Parliament requires a special majority. Yes, sir. Fundamental right, DPSP, majority of constitutional provisions are amended through a special majority. That is 2/3 present in voting and more than 50% of total strength of the House. Then, to amend the Article 368 itself, to amend the Article 368 of the Constitution, Parliament required special majority along with consent of at least half of the state legislature. As a matter of fact, this statement is also correct. And what is the source? So Article 368, Clause 2 provides such type of amendment. देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 तरीके से अमेंड हो सकता है।
एक है विद सिंपल मेजॉरिटी, जैसा हमने पहली स्टेटमेंट के साथ देखा। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 368 क्लॉज 2 कहता है कुछ ऐसी प्रोविजन जो खासकर फेडरल रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हैं या प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़ी हुई हैं, या फिर जैसे 368 के क्लॉज 2 के अंदर है लिस्ट शेड्यूल 7 की, अगर उनमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं, और यहीं पे लिखा है अगर आर्टिकल 368 को भी अमेंड करना है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और कम से कम हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जब उसको सिंपल मेजॉरिटी से सैंक्शन देंगे तब वो अमेंडमेंट इंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल जीएसटी। तो जब 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 के साथ जीएसटी को लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, तो ये ऐसी अमेंडमेंट थी जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी सैंक्शन लिया गया था। सो हियर ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन इज रॉन्ग। मूविंग टू consider the following pairs, and this is again सेंटर स्टेट रिलेशन शेड्यूल 7। देखिए वो थोड़ा रेक्टिफिकेशन वाला काम है, जहां पर हमें शेड्यूल 7 की लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रखने होते हैं। और ऐसा ही हम करते हैं पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के साथ, शेड्यूल 11 के 29 टॉपिक और शेड्यूल 12 के 18 टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट एंट्रीज हमें याद रखनी होती है। फेवरेट जोन ऑफ एरिया है, फेवरेट जोन है जहां से क्वेश्चन पूछेगा। सो हियर बस आपको ये मैच करना है, और क्योंकि आपको बताना है कि कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, तो फिर कौन सी लिस्ट की एंट्री कहां पर दी गई है। हियर वी कम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। देखिए ये एक बड़ा कीवर्ड सा है, अगर ये फंडा चल सके तो आप याद रख सकते हैं। जहां पर भी किसी चीज के स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, या फिर कहीं पे आ जाए स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, तो जो स्टैंडर्ड सेट करने का होता है ये ज्यादातर यूनियन लिस्ट की एंट्री है। जस्ट एक फंडा है याद रखने का। तो वेट्स एंड मेजर के स्टैंडर्ड यूनियन लिस्ट की एंट्री है। देन वी कम टू adoption and succession under state list and betting and gambling under concurrent list। अब ये दोनों ही मिसमैच कर दिया गया है, तो याद रखेंगे। जैसे अगर आपको एंट्री नंबर पता करना है तो एंट्री 50 है यूनियन लिस्ट की अबाउट वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्ड्स। देन एंट्री 5 है अडॉप्शन एंड सक्सेशन के लिए, लेकिन कहां पर, दिस इज अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। एंड देन बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्पेसिफिक आर्टिकल 30, सॉरी नॉट आर्टिकल, एंट्री 34, और स्पेसिफिक एंट्री है अबाउट बैटिंग एंड गैम्बलिंग बट अंडर स्टेट लिस्ट। सो हियर only one pair is correctly matched, and A is our answer, and second and third are mismatched entry. Moving to, consider the following statements and find how many statements given above is are correct. Residuary subject are subjects that are not included in 3 list of 7 schedule। Again center state relation के ऊपर क्वेश्चन है। And then residuary subject, yes sir, residuary subject वही हैं जो रेसिड्यू रह गए हैं, जो किसी लिस्ट में मेंशन नहीं किए गए हैं। देखिए शेड्यूल 7 में जो यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, जैसे कि हम जानते हैं, इसमें टॉपिक्स एंटर किए गए हैं। यूनियन लिस्ट पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर नॉर्मल सर्कमस्टांस में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं सारी कायनात इन 3 लिस्ट में समा जाएगी। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, उसको रेसिडरी टॉपिक कहा जाता है। And further, Article 248, according to Article 248, both Union Parliament and State Legislature can make laws on the subject wrong entry, ballot and wrong। तो याद रखेंगे अंडर आर्टिकल 248 वेरी स्पेसिफिकली रेसिडरी टॉपिक बिलोंग्स टू सेंटर। तभी तो हम कहते हैं कि पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर एज सब्जेक्ट मैटर वाइज इट इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। तो जो टॉपिक कहीं पर नहीं लिखा हुआ है उस पर भी लॉ सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, स्टेट उस पर लॉ नहीं बनाएगा। इसकी वजह से स्टेट की लॉ मेकिंग पावर बहुत लिमिटेड है, ओनली ऑन स्टेट लिस्ट एंट्री और मे बी ऑन कॉन्करेंट एंट्री। And then space technology is example of residuary subject, correct? Space technology, cyber law, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो रेसिडरी टॉपिक के हैं और इस पर सेंटर ही लॉ बनाता है। So here that only 2 statements are correct. Sorry, here 2 statements are correct. That first and third statement is correct. Coming to match the list of article and their topic। See, अगर हम
कुछ साल पहले नजर डालें, पिछले 3-4 साल से पहले, तो ये आर्टिकल पर क्वेश्चन एक आउटवर्न क्रेडो हो गया था, मतलब आउट ऑफ फैशन था, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे। बट देन कम्स द उत्तराखंड, द उत्तर प्रदेश एंड नाउ हरियाणा बिकेम हेवीली अपॉन आर्टिकल, और उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर मल्टीपल आर्टिकल इसके अंदर पूछे गए हैं। आगे भी हमें आर्टिकल के क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज ये जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया था क्वेश्चन, ये वापस ट्रेंड के अंदर है, और प्लीज आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। लगभग 50 आर्टिकल भी आपने याद कर लिए कि उनके अंदर क्या है, तो मैटर सॉल्व हो जाएगा। हियर वी गो। लिस्ट वन, आर्टिकल 263, 226, 239, 280। तो सीधा सीधा इसको मैच करके देख लेते हैं। जैसे मेरे ख्याल से इसमें सबसे प्रोमिनेंट वन अगर आपको याद होगा तो 226 हम कई बार पढ़ते हैं, तो सीधा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 32 और 226 बहुत बार पढ़ा जाता है। इसके बाद आई बिलीव याद होना चाहिए आर्टिकल 280, दैट रिलेट्स टू यूनियन फाइनेंस कमीशन। एंड देन आई बिलीव आर्टिकल 263 भी सेंटर स्टेट रिलेशन में हम इंपॉर्टेंटली याद रखते हैं, दैट कम्स टू इंटरस्टेट काउंसिल, दैट प्रेसिडेंट may establish interstate council। और फिर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बाद तो परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल बना दी गई है। तो अगर आर्टिकल 239 आपको नहीं भी याद है तो भी एक ऑप्शन बच रही है, कहीं कंफ्यूजन का स्कोप ज्यादा दिख नहीं रहा है। सो इट कम्स विद यूनियन टेरिटरी जनरल, यहाँ पर डिक्लेरेशन है दैट यूनियन टेरिटरी विल बी गवर्न बाय द प्रेसिडेंट, और वो वहां पर अपने बिहाफ पर कोई ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी ये क्वेश्चन इतना क्रिटिकल नहीं था, जो आर्टिकल्स पूछे गए हैं काफी प्रोमिनेंट आर्टिकल पूछे गए, तो यहां से आप इसका आंसर ए डिसाइड कर सकते हैं। बाय द वे 16 फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है इसी साल। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन? वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, मैच द लिस्ट विद द शेड्यूल। ये भी बड़ा एक ट्रेडिशनल सा क्वेश्चन है, और हर 1-2 साल पर अलग अलग कमीशन ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं पार्टनर शेड्यूल। सो इट कम्स, कौन सा शेड्यूल के अंदर कौन सी चीज आती है और कौन कौन सा शेड्यूल है। अगेन बहुत ही प्रोमिनेंट शेड्यूल यहाँ पे पूछ लिए गए। सेकंड शेड्यूल है, फिफ्थ है, नाइन्थ है और 10th शेड्यूल, और फिर आगे मैटर दिए गए, आपको मैच करना है। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो सबसे प्रोमिनेंट है, मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा, दैट 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन बाय 52nd अमेंडमेंट 1985, ये शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन कॉज करने वाले लेजिस्लेटर को पीनलाइज करने के लिए के वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आए थे। तो वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। यूपीएससी ने एक साल में सिंपल क्वेश्चन बनाया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ फॉल्स अंडर विच शेड्यूल, और 3-4 शेड्यूल नीचे लिख के दे दिए थे। ओके, देन मूविंग टू, इसके अलावा अगर मैं कहूं तो याद होना चाहिए हमें 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़ते वक्त हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। विद द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट 9th शेड्यूल वाज एडेड, एंड आर्टिकल 30B डिक्लेयर्स दैट एनी लॉ पुट अंडर शेड्यूल 9 विल नॉट बी ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स लॉ रखे गए। देन कम्स, मेरे ख्याल से 5th शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए, दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया। 5th और 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया से जुड़े हुए। एंड देन 2nd शेड्यूल, अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन नहीं दी गई। जैसे 2nd शेड्यूल के अंदर वैसे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी के इमोल्यूमेंट्स, उनकी सैलरीज रखी गई हैं, लेकिन यहां पर सीधा दिया गया कैग। तो क्योंकि कैग की सैलरी, उसके इमोल्यूमेंट्स की फैसिलिटी यहां पे दर्ज है, तो लॉजिकल कनेक्शन फिर 2nd शेड्यूल का बनता है कैग के साथ। तो इस आधार पे आप आंसर सी डिसाइड कर सकते हैं। कमिंग टू, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड दिस इज अबाउट द public interest litigation. Now, public interest litigation is a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest. Yes, sir. So, अमेरिका के सोशल एक्शन लिटिगेशन से इंस्पायर्ड होकर फैग एंड ऑफ 1970s इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरू किया गया। तो इस पर कोई पर्सन एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पब्लिक इंटरेस्ट को, मतलब उसका खुद का कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है जिसकी वजह से कोर्ट हो जा रहा है, बल्कि पब्लिक
एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए वो कोर्ट जा रहा है। तो हाँ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पब्लिक इंटरेस्ट को इन्फोर्स करने के लिए ये पीआईएल फाइल की जा सकती है। देन पीआईएल हैज रीइंफोर्स्ड द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडी, सो पैरेंटली अपोजिट। रादर जो पीआईएल के इवोल्यूशन का एक मेन फैक्टर था वो यही था कि लोकस स्टैंडी को रिलैक्स कर देना है। व्हाट इज लोकस स्टैंडी? दिस इज अ लीगल मैक्सिम, लीगल प्रिंसिपल दैट व्हाट इज योर अथॉरिटी टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। जिन भी केसेस में लोकस स्टैंडी प्रिंसिपल अप्लाई होता है उन केसेस में थर्ड पार्टी स्ट्रेंजर टू द सूट कैन नॉट फाइल द केस। और जिस केसेस में लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है वहां पर एनी पार्टी, एनी थर्ड पार्टी, एनी स्ट्रेंजर पर्सन, मतलब उसका मैटर से कुछ लेना देना भी नहीं, तो भी वो आके केस फाइल कर सकता है। तो पीआईएल के मैटर में कोर्ट जो पीआईएल फाइल कर रहा है उससे ये नहीं पूछती कि क्या आपका कोई इंटरेस्ट शामिल है, क्योंकि वो तो कहता है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है नहीं कुछ, मैं तो कुछ लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो लोकस स्टैंडी के प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करने के लिए नहीं बल्कि मेलो डाउन करने के लिए हमने पीआईएल का कॉन्सेप्ट रखा। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बोथ सिटीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल पीआईएल। यस सर, सिटीजंस भी फाइल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है। बहुत सारी एनजीओज हैं जो लगातार पीआईएल फाइल करते रहते हैं, कहीं इन्वायरमेंट के कॉजेस को लेके, तो कहीं किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेके। Further, the Supreme Court under Article 32 and High Courts under Article 2 to 6 of the Constitution can entertain PIL. So yes sir, Article 32, Article 2 to 6 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिस्पेक्टिव रिट जुडिस्डिक्शन उसके तहत पीआईएल को एंटरटेन कर सकते हैं। सो हियर दैट 1, 3 and 4 statement are correct. Second is wrong one. Coming to consider the following statement, and this is about privy purse, and find how many statements are correct. So privy purse referred to a specific sum of money that was payable annually to rulers of former princely states that signed the instrument of accession. Properly दो लाइन में डिफाइन कर रहा है प्रिवी पर्स को। मतलब प्रिवी पर्स को जानना हो बस ये लाइन को रट लीजिए, कहीं में इसमें काम आ जाएगी। तो क्या था प्रिवी पर्स? तो आई बिलीव वी नो दिस थिंग कि जब भारत आजाद हुआ तो जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी 552 से ज्यादा, उनको ये ऑप्शन दिया गया था, इधर यू ज्वाइन इंडिया, यू ज्वाइन पाकिस्तान और यू रिमेन इंडिपेंडेंट। उसके बाद सरदार पटेल, मेनन साहब, इन सब की एक टीम ने अच्छा वर्क किया, महान वर्क किया, और सारी प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में थी उनको इंडिया ज्वाइन करने के लिए मना लिया। तो उन राजाओं के साथ साइन किए गए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। तो राजा भाई यही पूछेंगे ना, भाई हम क्यों इंडियन यूनियन ज्वाइन करें, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी तो दी गई, जैसे बहुत सारे राजाओं को एम्बेसडर्स बना दिया गया था इंडिया की तरफ से फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो वहीं पर एक इंपॉर्टेंट था प्रीवी पर्स। तो ये एक टैक्स फ्री सम ऑफ मनी था, इस पर राजाओं को टैक्स नहीं देना होता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी इन राजाओं को, उस पर वो टैक्स भी नहीं देंगे। और इन लिeu ऑफ व्हाट? क्योंकि राजाओं ने अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर की है, अपना सारा रूल सरेंडर किया है, तो उसके बदले में आप यूं समझ लीजिए कुछ पेंशन लगा दी, बट हम उसको पेंशन नहीं कहते हैं, प्रीवी पर्स कहते थे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। The payment of privy purse was constitutional obligation before 42nd amendment. ना ये शेकी सी लाइन लिखती है, बट क्योंकि वो पूछना ही चाह रहे हैं क्या 42nd अमेंडमेंट के साथ खत्म किया गया इसको, आंसर इज नो, बल्कि इससे काफी पहले 42nd अमेंडमेंट आपकी हो रही है 1976 में। इससे पहले ही मैडम इंदिरा गांधी के टेन्योर के दौरान 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई 1971 में, और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही प्रीवी पर्स वाज अबॉलिश्ड। ये पैसा राजाओं को देना बंद कर दिया गया था, which was running into crores. So प्रीवी पर्स का अबॉलिशन याद कर लेंगे 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हुआ है, 42nd अमेंडमेंट के साथ नहीं। Then you come to the abolition of privy purse was justified on the ground that it stood against the principle of egalitarian enshrined in the constitution. करेक्ट स्टेटमेंट, यही एक बात उस वक्त बनाई गई थी, काफी हंगामा हुआ था, काफी पॉलिटिकल अपहीवल हुआ था इस चीज को लेके। तो जो एक इगैलिटेरियनिज्म दिया गया है, एक इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी, समाज में लार्जर इक्वालिटी लेके आनी है, ये उस प्रिंसिपल को वॉलेट कर रहा है। कोई राजाओं को क्यों आप जो है, और अब तो राजशाही रही भी नहीं है,
जैसे ही राजशाही खत्म हुई और इंडिया में डेमोक्रेसी आती है, नाउ द किंग्स आर कॉमन सिटीजन। अब उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई स्पेशल राइट्स नहीं है। तो फिर ये स्पेशल राइट हम क्यों दे रहे हैं? तो इक्वल सिटीजन होंगे अब अर्स्टवाइल किंग्स और सिटीजन। तो इगैलिटेरियन समता मूलक समाज बनाने के लिए हमने प्रीवी पर्स को अबॉलिश किया, ये जस्टिफाइड था। सो हियर वी कम दैट ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Coming to consider the following statements and find how many statements given above is are correct. Parliament can legislate on matters enumerated in the state list if two or more state legislatures pass resolution requesting the parliament to enact such law. So again a question on center state relation. काफी क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशन से आए हैं इस पेपर के अंदर। तो देखिए नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर Parliament would legislate upon unionless topic and will not touch the state topics. But हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ प्रोविजन ऐसी हैं जहां पर पार्लियामेंट कैन एनक्रोच अपॉन द स्टेटलेस टेरिटरी, और उन्हीं में से एक प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 252, जहां पर यह है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट अपने लेजिस्लेचर में ये रेजोल्यूशन पास कर दें कि स्पेसिफिक टॉपिक पर, स्टेट लिस्ट की स्पेसिफिक एंट्री पर हमारे लिए पार्लियामेंट लॉ बनाए। नाउ पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन दैट टॉपिक पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टेट्स जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। सारे स्टेट्स पे लागू नहीं होगा, सिर्फ जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। मान लीजिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये अच्छा ऐसा भी नहीं होगा कि एक स्टेट रेजोल्यूशन पास कर दे तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी, कम से कम दो स्टेट होने चाहिए। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश आज एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि भाई पुलिस टॉपिक के लिए पार्लियामेंट हमें लॉ बना के दे। पार्लियामेंट के पास लॉ कमीशन है, नीति आयोग है, बहुत सारी चीजें हैं, आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो अब पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस पर लॉ बना के पार्लियामेंट इन स्टेट्स को देगा जो इन स्टेट्स में लागू है। लेकिन फिर ये बना हुआ लॉ वेस्ट बंगाल में या पंजाब में लागू नहीं होगा। ये और बात कि मान लीजिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को ऐसा कोई लॉ पुलिस के ऊपर मिल गया और फिर कल को किसी और स्टेट से आंध्र प्रदेश को लगा ये तो बहुत अच्छा लगा, तो बाद में वो रेजोल्यूशन पास करके अंडर आर्टिकल 252 ऑलरेडी बने हुए लॉ को जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लागू है आंध्र प्रदेश में भी लागू करवा सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा और कौन कौन से इंस्टांसेस हैं जहां पर पार्लियामेंट स्टेट टॉपिक पे लॉ बना सकता है? तो अंडर आर्टिकल 249 राज्यसभा एक रेजोल्यूशन के थ्रू ये पावर पार्लियामेंट को दे सकती है। अगर आर्टिकल 253 के तहत अगर इंडिया ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है तो उसकी लीगल ऑब्लिगेशन को निभाने के लिए वो स्टेट लिस्ट पर भी लॉ बना सकते हैं। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी लगी हो या स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो तो भी पार्लियामेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जहां नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट है या प्रेसिडेंट रूल का इफेक्ट है वहां पर उस स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट पर लॉ मेकिंग कर सकते हैं। तो ऐसे 5 ग्राउंड है जहां पर स्टेट लिस्ट पर इंक्रोच कर सकता है पार्लियामेंट। Then come to second statement. So, okay, first statement is correct. Then, a law so enacted will be equally applicable to all the states irrespective of whether they passed such resolution or not. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पर लागू होगा जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है। Then lastly, such a law can be amended or repealed only by the parliament. Yes, correct. एक बार ये लॉ पार्लियामेंट ने बना दिया तो अब स्टेट ये नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट करके उसको खराब करते चले हैं, उसको रिपील करना है। अब ये पावर पार्लियामेंट के पास है। So here only two statements are correct. Coming to again amendment and their provision. तो कौन कौन सी अमेंडमेंट के साथ कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है? And again, very prominent amendments are there. 26th Constitutional Amendment, 52nd, 86th, 103rd. So I believe 26 तो आपको पहले से पता है और नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लग गया होगा। क्या है 26 अमेंडमेंट के साथ? राजाओं के पैसे छीन लिए थे, मतलब के प्रीवी पर्स वाज अबॉलिश्ड। सो हियर abolition of प्रीवी पर्स। देन 52nd अमेंडमेंट, अभी एंटी डिफेक्शन लॉ की भी हम बात कर रहे थे। सो ड्यूरिंग राजीव गांधी टेन्योर 52nd अमेंडमेंट in 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड। देन 86th अमेंडमेंट, ये तो मोस्ट प्रोमिनेंट अमेंडमेंट है जो हम ना जाने कितनी बार रट्टा लगाते हैं। दैट 86th अमेंडमेंट 2002 राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A
was established. So here, education as a fundamental right under Article 21A. अब लास्ट ही बची है, और ये भी क्योंकि काफी प्रोमिनेंसी के साथ पढ़ी लिखी गई है पिछले कई सालों में, तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हम लेकर आ रहे हैं रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। 103rd अमेंडमेंट इन 2019, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इन ऑल द गवर्नमेंट जॉब 10% कोटा, एंड अंडर आर्टिकल 15 ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशल प्रोविजन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी स्पेशल प्रोविजन लाई जा सकती हैं, दैट इज डन बाय 103rd अमेंडमेंट। सो इस आधार पर आप एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। चलिए आगे, consider the following statement or following pairs rather and find how many pairs are correct. Consolidated Fund of India, Contingency Fund of India, Public Account of India, तीनों ही फंड पर क्वेश्चन पूछ लिया। So here, Consolidated Fund of India, payment from the fund can be made without parliamentary appropriation. और फिर सबसे लास्ट में देखें तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है, एग्जीक्यूटिव रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट। दोनों ही मिसमैच कर दिए गए हैं, अपोजिट लिख दिया गया है। तो याद रखें, अंडर आर्टिकल 266 विथड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल के खर्च करने हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ता है। तभी आप देखें कि जब बजट पास किया जाता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा जाएगा तो एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है। सो इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेचर। सो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। और फिर लास्ट में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया देख लें, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से अगेन अंडर आर्टिकल 266 विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब बिना किसी बिल के एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में पैसा निकाला जा सकता है। इट इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। देन कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अब अंडर आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड क्रिएट किया जा सकता है। नेहरू साहब के टाइम पर कंटिजेंसी फंड मिसलेनियस एक्ट 1950 पास किया गया था। 500 करोड़ का एक फंड बनाया जिसका कॉर्पस आज 500 करोड़ है। तो अनफोर्सिएबल एक्सपेंडिचर के लिए हमने ये पैसा उठा के अलग रखा हुआ है। लेकिन इसके बारे में पूछा क्या जा रहा है, इट इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो अल्टीमेटली तो सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, लेकिन कौन इसको मैनेज कर रहा होता है, तो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस सेक्रेटरी, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो इसको मैनेज कर रहे होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो हियर ओनली वन पेयर इज करेक्ट। मूविंग टू कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स अगेन, और यहाँ पे आर्टिकल्स की गेम इन्होंने अच्छे से घुमाई है, बल्कि इसके अगले क्वेश्चन में तो और डिटेल के अंदर हो गए हैं, लार्जली ऑन डीपीएसपी। इसमें तो फिर भी कुछ सिंपल टाइप के आर्टिकल्स हैं, लेकिन अगर आपने आर्टिकल अच्छे से याद नहीं किए हैं तब ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड was provided under Article 36 of the Constitution? No, sir. Rather, 36 provide the definition of state in relation to the directive principle of state policy. और आर्टिकल 36 में स्टेट की डेफिनेशन वही है जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में दी गई है। मतलब स्टेट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, then local bodies and any other authority under the control of the government। तो सारा सरकारी अमला जो है वो स्टेट की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो ये गलत है, क्योंकि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज रादर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 39A भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, पेयर गलत हो गया। Then promotion of cooperative society under Article 43B of the Constitution, and this is a correct statement. So this is the Gandhian principle added by 97th Constitutional Amendment in 2011 to the Indian Constitution कि स्टेट की अब ये जिम्मेवारी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को और उनके ऑटोनोमस फंक्शन को, डेमोक्रेटिक कंट्रोल को प्रमोट करेगी। And then participation of worker in management of industries, that is Article 43A of the Constitution. So this is also a correct statement. Article 43A के साथ ये किया गया कि भाई जो वर्कर्स हैं ये अपनी एसोसिएशन बनाएंगे, रजिस्टर्ड एसोसिएशन होंगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुना करेंगे।
और वो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया करेंगे ताकि वर्कर का कॉज भी मैनेजरियल लेवल पर एड्रेस किया जा सके. And this was again added by the 42nd constitutional amendment in 1976 only. So here, two pairs are directly matched. Moving to now, this was the question I was talking about in very detail. और इससे अगला और भी ज्यादा आर्टिकल की डिटेलिंग पर. तो हरियाणा का क्या ऑब्सेशन हुआ है पिछले साल, जो आर्टिकल से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे मुझे खुद समझ में नहीं आया, बट हाँ ये ट्रेंड बहुत सारे स्टेट में वापस आ रहा है. So consider following statement and how many of the above pairs are correctly matched. Right to adequate means of livelihood under Article 39A of the Constitution. Now याद करें कि Article 39 में बहुत सारी provisions दी गई हैं, जैसे पहली तो यही है कि right to adequate means of livelihood to all. सरकार की जिम्मेवारी है कि सभी को livelihood मिलना चाहिए. इसके अलावा equitable distribution of resources, no concentration of wealth and modes of production, then equal pay for equal work, youth और children को healthy environment में बड़ा होने की एक environment आपको provide करना है. इस तरह की काफी सारे socialistic principle हैं. तो पहला statement is correct. Then equal pay for equal work, both men and women under Article 39E of the Constitution. ना इतना ज्यादा डीप में क्वेश्चन बनाया है कि यहाँ पर तो मिस्टेक होगी होगी. अब आर्टिकल 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क तो है, लेकिन ये 39E में नहीं है बल्कि 39E में है. मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया, स्टेटमेंट इस तरीके से डिजाइन किया कि जानबूझ के यहाँ पे तो मिस्टेक करवानी. सो यार ऐसे क्वेश्चंस अब देखिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप अपनी जनरल स्टडी के दौरान याद कर पाते हो, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ऐसी चीजें हम एड्रेस कर सकते हैं. सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Then right to work, education and public assistance in Article 41 of the Constitution. So जिसको कहा जाता है कि वेलफेयर स्कीम की गंगोत्री, आर्टिकल 41, जहां पर राइट टू वर्क से लेके राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड व्हाट नॉट. तो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट आर्टिकल 41 से ही इंस्पायर होकर किया. So here third statement is correct. So only two pairs are correctly matched. Then coming to main article, consider the following statement and find how many pairs are correctly matched. Education and economic interest of weaker sections, Article 45 of the Indian Constitution. और अगली स्टेटमेंट भी सिमिलर टाइप के आर्टिकल पे डाला है, कहीं और बाहर नहीं गए. क्या कर रहे हैं? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इन दोनों में से एक चीज सही होगी. तो याद रखें पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन है वो भी आर्टिकल 46 में ही दिया गया है. सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 45 क्या है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई थी. 86th अमेंडमेंट 2002 में जब आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, तो आर्टिकल 45 को रीराइट किया गया कि भाई ये टारगेट तो अचीव कर लिया. अब क्या करेंगे? तो यहां पर रीराइट किया गया है, इसमें स्टेट की ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है फॉर द प्रमोशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. सो आर्टिकल 45 डील विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो उसमें वो आंगनवाड़ी के थ्रू जो बच्चों को 3 से 6 साल की उम्र में कुछ सिखाते हैं अबैकस के तौर पे और प्लेफुल तरीके से, या अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जितनी हमारी स्कीम है, जैसे इंद्रधनुष प्रोग्राम है जो पहले राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम हुआ करता था, या आंगनवाड़ी के थ्रू जो हम डाइटरी सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो सब इंस्पायर हो रहा है आर्टिकल 45 से. नाउ आर्टिकल 46 में स्पेसिफिकली दिस इज अ गांधीयन प्रिंसिपल. तो यहां पे लिखा गया है स्टेट की ड्यूटी है टू promote the educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe and other weaker section of society. तो weaker upliftment की जो बात DPSP में हो रही है, that comes under Article 46 which is a Gandhian principle. जैसे अभी थोड़ी देर पहले EWS रिजर्वेशन की बात आई थी, तो जब तदन लॉ मिनिस्टर रविशंकर जी प्रसाद ने EWS अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की थी हाउस के अंदर, पार्लियामेंट्री हाउस में, तो उन्होंने स्पेसिफिक जिक्र किया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि आर्टिकल 46 में सरकार की जिम्मेवारी है
वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की। तो हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए ये पर्टिकुलर रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आपको याद रह जाएगा आर्टिकल 46। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी वो जोन है जहां पर ज्यादा हम आर्टिकल याद नहीं रखते हैं, बट गलत है ये, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री दैट ऑन साइंटिफिक लाइन प्रोवाइड किया गया है, दैट कम्स अंडर आर्टिकल 48, नॉट अंडर आर्टिकल 46. So here you can solve the question that only one pair is correctly matched. Coming to consider following pairs. Again, article. I tell you, Haryana. How many of the pairs are correctly matched? So here, the Vice President of India, Article 62. Election of Vice President, Article 65. Term of office of President, Article 59. और थोड़े थोड़े मिसमैच के साथ सारे ही आर्टिकल गलत प्रोवाइड किए गए हैं। सो लेट्स चेक व्हाट इज द आंसर। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई बिलीव दे आर आस्किंग अबाउट द पोस्ट दिस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 63, नॉट अंडर आर्टिकल 62। व्हाट इज अंडर आर्टिकल 62? जस्ट उससे एक प्लेस पहले। तो यहां पर तो दिया गया है दैट जब इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कि जब प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होगी तो उसको फिल करने के लिए इलेक्शन कंपोर्ट करना है। देन कम्स इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 66। तो आर्टिकल 65 में क्या है, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे तब आर्टिकल 65 यूज में आता है। और फिर आता है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 56. And when we come to Article 59, it is certain conditions regarding the office of President. So, Vice President पर कुछ चीजें और दूसरी तरफ President के आर्टिकल में वो किए गए। None of the pair is correctly matched. मतलब ये वो क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट इसको या तो अटेम्प्ट ना करें या रॉन्गली अटेम्प्ट करें। मेरी राय में ये वो क्वेश्चन है जो वेल लेफ्ट अच्छा है अगर आपको पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में नहीं पता है। तो इतनी माइन्यूट डिटेलिंग दैट टू ऑफ आर्टिकल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू आंसर। हमें प्रोमिनेंट आर्टिकल याद करने होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे हम रटने बैठ जाए। दैट कमिंग टू, ये इंतहा है आर्टिकल पर क्वेश्चन पूछे जाने की। मैं टफनेस की बात कर रहा हूँ, नंबर तो जितना मर्जी पूछ सकते हैं। सो हियर हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, वी हैव टू फाइंड enlargement of jurisdiction of Supreme Court under Article 138A of the Constitution of India. अब क्योंकि कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है तो कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर पूछना क्या चाहते हैं। अब यहां पर कितनी माइनर मिस्टेक के साथ ये आगे चल रहे हैं, दैट enlargement of jurisdiction of Supreme Court, that Parliament may by law can enlarge the jurisdiction of Supreme Court. This is provided under Article 138. 138, not under Article 138A. Then conferment of the Supreme Court on the Supreme Court of the power to issue certain writs under Article 139A of the Constitution. यहां पर भी सेम ट्रिक अपनाई है, दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 139। 139A नहीं है। मसला यहां पर देखिए, अब यहां पर क्यों बात हो रही है कि कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द पावर ऑफ इश्यू सर्टेन रिट्स। अब कई एस्पिरेंट इसको आर्टिकल 32 से भी रिलेट करेंगे कि यार सुप्रीम कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन तो आर्टिकल 32 में। बट आर्टिकल 139 की प्रोविजनिंग ये है दैट पार्लियामेंट में बाय लॉ कैन प्रोवाइड द पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पस देन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 32। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अलावा किसी और मैटर में से, क्रिमिनल मैटर से सिविल मैटर में भी रिट इशू करने की पावर दे सकता है बाय लॉ, जो अभी तक नहीं दी है, बट पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है, एंड दैट इज अंडर आर्टिकल 139। सो सेकंड आल्सो इनकरेक्ट। देन कम्स सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and asked Article 144A. Same trick repeated. This particular provision is provided in Article 144, not 144A.
सो सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की एड के अंदर काम करेंगे, उसके काम में उसको सपोर्ट करेंगे. दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 144. नाउ अगेन इन माय ओपिनियन दिस क्वेश्चन इज नॉट टू बी आंसर्ड, क्योंकि इतनी माइन्यूट डिटेलिंग पे जाके अक्सर हम गलती कमिट करते हैं, और इतनी माइन्यूट डिटेलिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड, दैट टू ऑफ अननोन आर्टिकल्स. So here, none of the above pair is correctly matched. So these were all the questions from polity segment in HCS. सबक हमें ये मिलता है कि एक तो हम मॉडरेट टू टफ लेवल की तैयारी लेके चलें पॉलिटी के अंदर. हम कंसेप्चुअल क्लियरेंस के साथ साथ अपना फैक्चुअल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करें. काफ़ी जगह फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए इसके अंदर. और फिर इस पेपर को देख के तो एक प्रोमिनेंट चीज़ ये कि एक तो आप अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अच्छे से तैयार करें, और आर्टिकल के क्वेश्चंस वो आप अच्छे से. दैट विल बी ऑल. थैंक यू सो मच.